Yes, class. Very very good afternoon all of you. आज आप लोगों का है इंटर का डे 1, राइट। अभी तक आप लोगों की 2 क्लासें हो चुकी हैं। सबसे पहले आपका एकदम न्यू सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिला डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिला आपका पुराना ही सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरा का पूरा एकदम न्यू है। कुछ पार्ट आपने पढ़ा हुआ है और कुछ न्यू पार्ट आपको पढ़ना है। तो जो न्यू पार्ट पढ़ना है वो बहुत ज्यादा न्यू है। अब मैं आ रहा हूं आपके पेपर नंबर 4 की तरफ। सर पेपर नंबर 4, जब आप इंटर के अंदर आते हैं, इंटर के अंदर सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 का जो पेपर नंबर 4 है, और ओवरऑल अगर मैं सीएमए की बात करूं तो सीएमए का पेपर नंबर 8 जो कि डील करता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। जी हां, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप लोगों को मैं इंटर के अंदर पढ़ाने वाला हूं पेपर नंबर 8 जो कि डील करता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। आप सारे के सारे फाउंडेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं। कितनी सी? थोड़ी सी सर। कितनी सी? थोड़ी सी। समुद्र में से एक अगर जग भर के पानी निकाला जाए ना, उतनी सी कॉस्टिंग आप लोगों को पता है केवल। उसके अलावा आपको कॉस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही आप इंटर के अंदर आते हैं, वहां से आप लोगों की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है रिलेटेड टू सीएमए। आपके प्रोफेशन का नाम भी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट। तो जो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो जो कॉस्ट है वो कितनी है? 2। ग्रुप 1 में भी देखने को मिलेगी और ग्रुप 2 के अंदर भी देखने को मिलेगी। ग्रुप 1 में देखने को मिलेगी कॉस्ट और ग्रुप 2 के अंदर देखने को मिलेगा कॉस्ट का एक्सटेंशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक सीएमए स्टूडेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का होना बहुत ज्यादा, कॉस्ट अकाउंटिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ग्रुप 1 की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट है उसने इसका सिलेबस बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखा है। इसके सिलेबस को बांटा गया है 3 पार्ट के अंदर। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन। अब जैसे ही इंट्रोडक्शन की बात आती है तो नॉर्मल सी बात है, ये आप लोगों को बताएगा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। इतना सुनते ही मन में दिमाग में चलना स्टार्ट हो गया कि सर क्या ये थियोरेटिकल है पूरा का पूरा? बिल्कुल नहीं। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट कहता है कितने नंबर का कवर होगा? 40 मार्क्स का कवर होगा। इस 40 मार्क्स के अंदर आप लोगों को सबसे पहले कॉस्ट का बेसिक बताया जाएगा, जो कि मार्किंग भी डिवाइड करके दे रखी है कि भैया जो बेसिक है वो कितने नंबर का आएगा आपका? 5 नंबर का। उससे ज्यादा का नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बताए गए कि भैया जब बेसिक आपने पढ़ लिया तो कॉस्ट के आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। अब जो ये दोनों पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये हैं प्योर थ्योरेटिकल पार्ट। प्योर थ्योरेटिकल पार्ट। आप लोगों ने अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिया, उसके अंदर 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिला था रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एम्प्लॉय कॉस्ट, CS 3-7 मिला था। ये तो 2 नंबर का एमसीक्यू मिला। इंटर में जाते ही 5-5 नंबर के 2 थ्योरी के क्वेश्चन हर बार आते हैं। अभी मैं पेपर का डिस्कशन भी करूंगा। ज्यादा दिन नहीं हुए इंटर के कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर को हुए। 16 तारीख को ही किसका पेपर हुआ है? कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ है। मैं उस पेपर का भी आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करूंगा।
पहले हम लोग हमारे सिलेबस को जानते हैं। बेसिक कितने नंबर का? 5 नंबर का। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने नंबर के? 10। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं कि ये कितने नंबर का आने वाला है? 10 नंबर का आने वाला है। और आपके मॉड्यूल के अंदर इसको कितने बता रखे हैं? 15 नंबर का। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहां कितने हैं? 10 मार्क्स। जब क्वेश्चंस में आते हैं तो ये कितने नंबर का कवर हो जाता है? 15 नंबर का कवर हो जाता है। ओवरऑल इंट्रोडक्शन कितने नंबर का दे रखा है? 40 नंबर। तो ये घूम फिर के जो ये चारों टॉपिक है ना, ये चारों टॉपिक कितने नंबर कवर करेगा आपके? 40 नंबर। उससे ज्यादा भी कर सकता है। कैसे करेगा? बात करेंगे अभी इसके बारे में। इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है एक और चैप्टर जो कि है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि अप्रोक्सीमेट कवर करता है 15 मार्क्स। कितने नंबर कवर करेगा? 15 मार्क्स। और लास्ट के अंदर आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि कवर करता है 10 मार्क्स। बेसिकली ये 4 टॉपिक दे रखे हैं, ये 4 चैप्टर नहीं है। इसके अंदर अगर मैं काउंटिंग करने पे आऊं तो 6 से 7 चैप्टर ये कवर कर लेते। अब आप लोगों ने केवल क्या पढ़ा हुआ है, मैं ये क्लियर कर दूं। बेसिक कितने नंबर का पढ़ा हुआ है? 5 नंबर का। 100 नंबर के पेपर में से 5 नंबर का पढ़ा हुआ है और कुछ नहीं पता आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। राइट? आपने पढ़ा है पूरा का पूरा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, वो स्टार्ट था। उनको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। फाउंडेशन के अंदर आप कॉस्ट शीट भी पढ़ के आए हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। इवन कुछ स्टूडेंट तो हमारे थे कि सर जो वो 5,60,000 वाला क्वेश्चन आया था सबसे लास्ट, हर टेस्ट के अंदर हमें वो क्वेश्चन भी देखने को मिला था जिसका आंसर ही रट गया था कि उसका आंसर क्या होने वाला है? 5,60,000 रहने वाला है। राइट? यहां पे रटने से काम नहीं चलेगा। कॉस्टिंग अगर पढ़नी है तो कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रॉपर वे में कर नहीं सकते। तो हमारा पहला पैटर्न ही क्या होगा? कंसेप्ट का बिल्डअप करना। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो पूरे के पूरे सीएमए इंटर के अंदर आपका सबसे इजीएस्ट और सबसे छोटा सिलेबस किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। सबसे इजीएस्ट और सबसे छोटा सिलेबस किसका देखने को मिलेगा आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो जो एक टारगेट होता है ना 40 मार्क्स अर्न करने हैं, 40 मार्क्स अर्न करने हैं, तो स्टूडेंट इसको 40 मार्क्स के लिए नहीं सोचता। वो हमेशा सोचता है एटलीस्ट 70 के समथिंग मार्क्स हम लोग गेन करें ताकि जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें इसका प्रॉपर क्या मिल सके? सेटअप मिल सके। राइट? इंट्रोडक्शन के बाद इन्होंने बता रखा है रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब आप फाउंडेशन का बेसिक पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा बहुत मेथड्स के बारे में भी पता है कि कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट को असरटेन करने के लिए हम लोगों को अलग अलग क्या यूज करने होते हैं? मेथड्स यूज करने होते हैं। अब यहां पे उन मेथड्स का प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग आया, सर कौन सी कॉस्टिंग अप्लाई होगी? फार्मा मेडिकल आया तो सर कौन सी कॉस्टिंग अप्लाई होगी? वो तो था रटने का काम, थ्योरी का काम। यहां पे आखिर उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होकर के आएगी, वहां पर उसकी कॉस्ट आखिर कैसे कैलकुलेट होकर के आएगी, वो सारे के सारे मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इन लोगों ने आपको चैप्टर दे रखा है प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके बाद आप लोगों को अलग से पूरा का पूरा एक चैप्टर दे रखा है सर्विस कॉस्टिंग। उसके बाद इन लोगों ने आपको चैप्टर दे रखा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिर आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, टॉपिक दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर इन लोगों ने आपको बता रखा है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। फिर इन्होंने आपको एक और मेथड बता रखा है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। सर सिलेबस तो इतना सही था, 6 टॉपिक खत्म। यहां काउंटिंग करने आए तो 4 तो यहां कवर हो गए,
जिसमें भी आपने बोला ये 6 चैप्टर कवर कर रहा है, यहां चले गए तो कितने चैप्टर हो गए? 6 चैप्टर यहां पे कवर हो गए, टोटल 12, वहां तो सर केवल 6 है। अब जो ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है आपके सिलेबस के अंदर कवर करेगा 30 मार्क्स। पढ़ने तो सारे हैं क्योंकि एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं, एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे कि एमसीक्यू किस तरीके से आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। इनके अंदर से हर बार का है 1 2 3 7 7 7, कितने नंबर हो गए? 21, खत्म। बाकी 8 9 नंबर के कहां से देखने को मिलेंगे? एमसीक्यू में। ये तो वो टॉपिक है जो हर बार कवर किए जाते हैं। जॉब और बैच कॉस्टिंग जो है इसका एमसीक्यू हमेशा क्वेश्चन ही क्या आता है? एमसीक्यू। 2 नंबर का जॉब का मिल जाएगा, 2 नंबर का बैच का मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपको दे रखा है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ये भी कितने नंबर का? 30 नंबर का। 40 30 30, टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए आप लोगों के। अब इस टेक्निक के अंदर 3 चैप्टर हैं ओनली। मार्जिनल कॉस्टिंग, नाम याद होंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट। इसके अंदर कितने चैप्टर कवर हो रहे हैं? 3 चैप्टर। और इनका भी कंफर्म है हर साल कितने, एक एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का आता है? 7 7 7। काफी बार मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन 14 नंबर का आता है, एक ही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। पिछले 3 अटेम्प्ट की हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यह है आपका कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस। दिख तो रहा होगा सर इतने सारे चैप्टर हैं। कंपेयर करूंगा ना, अगर दूसरे 2 सब्जेक्ट देख चुके हो अभी तुम लोग, उनके कंपैरिजन में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, राइट। कंटेंट भी छोटा है। अब आपको पहले मैं पेपर के पैटर्न के बारे में बता देता हूं। सारे पेपर का पैटर्न सेम रहता है। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है वो मिलता है 30 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको 15 एमसीक्यू मिलेंगे। हर एमसीक्यू कितने नंबर का? 2 नंबर का। पहले रीजन भी लिखना होता था, कुछ नहीं लिखना, ABCD खत्म। 40 स्कोर करने ना हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। अगर ये 30 में से 30 हमारे सही हो जाए, 30 नंबर तो आ गए। अब इतना तो पढ़ के जाएंगे कि पूरे के पूरे 70 नंबर के पेपर में 10 तो आ सकते हैं। लॉजिकल चीज है। काफी स्टूडेंट स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करते। ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, उस 70 में से भी हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 40 नंबर स्कोर करें। ये 30 के 30 तो सही करने ही करने हैं, और उस 70 में से भी हमारा टारगेट क्या है? कम से कम 40, मैक्सिमम तो पूरे 70 लाने ही है, ताकि ये आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट का क्या कर सके? बैकअप अच्छे से प्रोवाइड कर सके। और अच्छे, अगर दूसरे सब्जेक्ट अच्छे भी हैं तो ये आपकी परसेंटेज को क्या करेगा? ग्रो करने का काम करेगा। आपके फाउंडेशन के मार्क्स कहीं ऐड नहीं होते, ये भी मैं क्लियर कर दूं, कहीं ऐड नहीं होंगे। मार्क्स कब से ऐड होना स्टार्ट होंगे आप लोगों के? इंटर से, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं 98 मार्क्स के। सर 98 मार्क्स कैसे? 14 नंबर का एक क्वेश्चन, और टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे देखने को? 7। अब आपके पास ऑप्शन है उन 7 में से कितने छोड़ने हैं? 2 छोड़ने हैं। आपको कितने करने हैं? केवल 5 करने हैं। तो 14 5 70 और 30 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन कितने हो गए? 100। ओवरऑल मार्क्स कवर। आपका पेपर कितने नंबर का हो गया? 128 मार्क्स का हो गया। तो यहां पे जो ये लिखा हुआ है 5 10 15 10, ये ज्यादा भी हो सकते हैं
और ये कम भी हो सकते हैं। अब ये 30 मार्क्स लिखा हुआ है, ये भी 30 मार्क्स लिखा हुआ है, ये आपको एक बार आइडिया देने के लिए है। हाँ, कम से कम 30 नंबर का तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है। ये कम से कम 40 नंबर का। अब इसके अंदर जो अंदर ब्रेकअप दे रखा है ना, ये फॉलो हो ना हो उसका कोई भी अता पता नहीं। राइट, या का पूरा कंटेंट, सिलेबस कंटेंट आपके सामने है। अब देखो 16 तारीख को जो पेपर हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग का, 16 तारीख से एक दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी बच्चों को बताए गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज भी चल रही थी, इंटर वालों की भी चल रही थी। जब आप कंटिन्यूअसली पढ़ाते आते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि कहां से कौन सा टॉपिक कवर किया जा सकता है। राइट, स्टूडेंट्स को बोला गया प्रोसेस कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसका बेसिक क्वेश्चन आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग टिक, जो बोला गया सेम टू सेम क्वेश्चन। आप जब सर्विस कॉस्टिंग पढ़ेंगे डिटेल में, जब मैं पढ़ाऊंगा, तो इसके अंदर 3 तरीके की सर्विसेज है। एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, एक होटल से रिलेटेड है, एक हॉस्पिटल से रिलेटेड है। 3 सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी 2 हैं, एक तो पैसेंजर से रिलेटेड और एक गुड्स से रिलेटेड। तो यहां पे बोला गया कि भैया पिछले 2 अटेम्प्ट से क्या नहीं आया, ट्रांसपोर्ट नहीं आया, तो ट्रांसपोर्ट अच्छे से पढ़ के जाना और ट्राई करना पैसेंजर को बहुत अच्छे से करना। सीधा का सीधा 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर इतनी अच्छी बात यह हुई, जो जून 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था ना, एक वर्ड को भी चेंज नहीं करके पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके अंदर दे दिया, दिसंबर 2024 के अंदर दे दिया। कितने नंबर कवर हो गए यहां से, 21 नंबर। 30 नंबर के एमसीक्यू, 21 नंबर यहां से कवर हो गए। इधर आ जाऊं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर बेसिकली हम लोगों को 2 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। पहला मिलेगा मटेरियल वेरिएंस, दूसरा मिलेगा लेबर वेरिएंस। 2 है, तो आपको बताना था कि भैया दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मटेरियल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। 7 नंबर का सीधा मटेरियल का क्वेश्चन मिल गया डायरेक्टली। कुछ नहीं करना, आपको सर के चैनल पे जाना है और जाके चेक करना है वीडियो के अंदर जो जो बातें बोली गई है, और वो यहाँ पे मैच करनी है कि यही क्वेश्चन आए हैं या फिर नहीं आए। राइट, बजट के अंदर हमें को 6 या 7 तरीके के बजट पढ़ने को मिलेंगे। इसके अंदर बताया गया फ्लेक्सिबल बजट अच्छे से पढ़ना, प्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन हमें देखने को मिला। तो बात सिंपल सी इतनी है कि जब कोई एक्सपीरियंस टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, मैं और कोई बात नहीं बोलूंगा, मैं केवल एक बात सिंपल सी बोलूंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप जैसे ही आते हैं तो वहां पे कंसेप्ट का बिल्डअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, उसके बाद ये जो सिलेबस है ना, इनके साथ आप खेलना स्टार्ट करो। और अगर आपने रटन विद्या चालू कर दी तो उस रटन विद्या में फिर ये सब्जेक्ट तुम्हारे साथ खेलेगा। होता है काफी, बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, हम रट के चले गए, थोड़ा से पॉइंट को घुमाया नहीं, आंसर क्या हो गया हमारा, पूरा का पूरा गलत हो गया। 7 नंबर आ रहे थे, 7 की जगह कितने रह गए, 1 या 2 नंबर रह गए। राइट, एक बार आप अपने सिलेबस को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम।
यहां पे एक ध्यान रखना, सर्विस और ऑपरेटिंग दोनों सेम है, और कर देना बीच में, 5 ही टॉपिक है, वो 6 नहीं है। जल्दी से नोट करेंगे। डन। चलो, अब देखो बेटा, हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या रहने वाला है। हम लोगों का पढ़ने का सबसे पहला पैटर्न रहेगा कंसेप्ट क्लियरिटी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉस्टिंग का करवाऊंगा बेसिक। बेसिक के बाद फिर अपन दूसरे प्रैक्टिकल चैप्टर्स की तरफ चलेंगे, राइट। उससे पहले हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे ज्ञान सागर क्लासेस की, जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा उसे कवर करना। इसके अंदर आप लोगों के 2000 सिलेबस, साथ में 2022 के सिलेबस, जो स्टडी मटेरियल हैं वो दोनों के दोनों क्या है, कवर्ड है। कहने का मतलब आपका 2016 का भी स्टडी मटेरियल कवर होगा, आपका 2022 का भी स्टडी मटेरियल कवर होगा। इसके साथ साथ जो बुक आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसमें सीए लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं, सीए लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक खासियत और बता देता हूं कि जो हमारी बुक है उसके अंदर मिलेंगे आपको ज्यादा क्वेश्चन, सीए के मॉड्यूल में मिलेंगे कम क्वेश्चन। सीए के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग पे इतना फोकस नहीं है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारी बुक में मिलेंगे, और तुम्हारी बुक के अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। सीए के मॉड्यूल में उतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, आप कंपेयर भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारा तो मेन फोकस सीएमए का है ही किसके ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ। तो आपको बनाना भी क्या है, एक्सपर्ट। किसके अंदर बनाना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही आप लोगों को एक्सपर्ट बनाने का काम है, राइट। तो हमने 3 चीजें कवर की, 2016 सिलेबस, 2022 सीए का मॉड्यूल। चौथा हम कवर करेंगे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। आज या कल में अभी सॉल्यूशन वीडियो भी आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, हो सकता है आज ही लाइव कर दिया जाए, उसकी रिकॉर्डिंग कर दी गई है। उस पेपर के अंदर भी मैंने क्लियरली ये डिस्कशन किया है, अगर आप लोगों ने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और अपने स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप इस बार के कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में इजीली 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कितने नंबर, इजीली 80 मार्क्स। इसके अंदर तो एक एमसीक्यू ये है, जो आपने फाउंडेशन के अकाउंट्स के अंदर जो एमसीक्यू करके आए हो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला आया था इंटर वाले के अंदर, सेम क्वेश्चन कहां दिया गया है,
कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज नहीं, बस वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लिखा, वहां पे उसकी जगह पे क्या लिख दिया, रिलेवेंट कॉस्ट लिख दिया गया है। राइट तो काम तो चीजें हमारे पास बहुत आएंगी आएंगी। ठीक है, तो हम लोग कवर करने वाले हैं टोटल 4 चीजें, 2016, 2022 सीए का मॉड्यूल और साथ में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। और इन सभी का मर्ज आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, जो हमारी बुक्स हैं उसके अंदर पूरा का पूरा मर्ज अब आपको देखने को मिलेगा। राइट चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसके बारे में एक बात और सुन लेना बहुत अच्छे से। ये इंट्रोडक्शन 40 मार्क्स का है ना। हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से। यहां इंट्रोडक्शन का मतलब वो पूरा का पूरा 40 मार्क्स नहीं है, ये है पूरा का पूरा बेसिक्स। और जब मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं तो इस बेसिक के अंदर हम लोग बेसिक को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के कुछ टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। हम लोग साथ ही साथ किसको और पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के भी टॉपिक को पढ़ेंगे। राइट पहला मैं आपको इंट्रोडक्शन के कुछ चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा सेलेक्टेड, क्योंकि आगे के चैप्टर अगर हम लोगों को पढ़ने हैं तो हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। तो कॉस्टिंग का सबसे बड़ा बेस है कॉस्ट शीट। जब तक कॉस्ट शीट नहीं आएगी ढंग से, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये रटा हुआ होगा, लेकिन मैं फिर एक बात बोल दूं, रटने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। राइट आखिर प्राइम कॉस्ट क्यों आती है। अब प्राइम कॉस्ट का नाम लेते ही सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐड कर दो, क्यों कर दो, क्या रीजन है, यह कंसेप्ट हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट इसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक कवर करके सीधा का सीधा किसके ऊपर आ जाएंगे, मेथड्स। मेथड्स खत्म करके किसकी तरफ आएंगे, टेक्निक। लास्ट में वापस से किस पे आना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन पे आना पड़ेगा, वापस से आना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की नॉलेज लेने के बाद ही इसके कुछ टॉपिक पर्टिकुलर क्या किए जा सकते हैं, कवर किए जा सकते हैं। राइट तो जो मैं पहला टॉपिक आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक कवर करूंगा, उनमें क्या क्या चीजें कवर होंगी, टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहेगा, उसको आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर हम लोग बातचीत करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा
advantages enjoyed by cost accounting. एडवांटेजेस के साथ हम लोगों को पता होनी चाहिए इसकी लिमिटेशंस भी, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और लास्ट में पढ़ेंगे रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। सर इंट्रोडक्शन में इतने सारे टॉपिक, बेटा इसको वो 5 नंबर 10 नंबर लेकर के मत चलना, ये आपके पूरे के पूरे 100 नंबर को डिसाइड करेगा। कितने के नंबर को डिसाइड करेगा? 100। तो जितना बेटर आपका कंसेप्ट इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियर होगा, उतना ज्यादा ही हमें बेनिफिट होगा आगे के टॉपिक्स के अंदर, राइट? इतनी थ्योरी के टॉपिक तो आप लोगों ने फाउंडेशन में भी नहीं पढ़े थे। पढ़े थे क्या इतने सारे भी? आपने पढ़ा कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, वही एडवांटेज है। फिर पढ़ी आपने कॉस्ट शीट, और लास्ट के 2 टॉपिक आप लोगों ने पढ़े एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। खत्म, राइट? लेकिन यहां पर हम लोगों को हर चीज एक स्टेप के अकॉर्डिंग लेकर के चलनी है, ताकि हमें हमारे माइंड में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा ये और बता दूं, कॉस्ट शीट रटी हुई है ना, कॉस्ट शीट का भी एक 7 नंबर का क्वेश्चन हर साल कंफर्म आता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का हर साल आना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए वाला 7 नंबर का क्वेश्चन क्या मिलेगा? कॉस्ट शीट से, या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, पेपर भी चेक कर सकते हैं, राइट? चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। और इस मीनिंग के अंदर अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉस्ट की। लिखेंगे साथ साथ ही, कॉस्ट इज द अमाउंट of resources given up in exchange for some goods or services. Next point, the resources given up that express
in term of money, last, cost is defined as the amount of expenditure actual or notional incurred. एक बार तीनों पॉइंट लिखिए, उसके बाद आते हैं अपन एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऐसा मत सोचना कि सर ये कॉस्ट की डेफिनेशन एकदम अलग कैसे हो गई, चीजें कैसे बदल गई। ठीक है बेटा, उस समय आप फाउंडेशन पढ़ रहे थे, अभी आप कहां गए, इंटर के अंदर आ गए। राइट, देखिए मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। कि भैया अगर आप लोगों को किसी भी तरीके के गुड्स की अगर रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, उन सर्विसेज को लेने के लिए आप लोगों को एक्सचेंज के अंदर क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और जो सामने वाला पैसा ले रहा है उसने आपके लिए गुड्स का जनरेशन किया, उसने आपके लिए सर्विसेज का जनरेशन किया। सर्विस जनरेट होगी तभी तो सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो उन गुड्स के जनरेशन के अंदर और उन सर्विस के जनरेशन करने में उसने बहुत सारे रिसोर्सेस क्या किए होंगे, यूज में लिए होंगे। उन रिसोर्सेस की मॉनेटरी वैल्यू के टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। देखो एक आरके फर्नीचर वाला है, इस फर्नीचर वाले का काम है फर्नीचर बना करके मार्केट के अंदर सेल करना। अब अगर फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वुड की। राइट, एक है पीके एंटरप्राइज। पीके एंटरप्राइज क्या करता है, जंगल में से वुड की कटिंग करता है और इस वुड कटिंग को क्या करता है, वुड को सप्लाई करता है डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर वालों को। भैया इसको अगर फर्नीचर बनाना है तो किस चीज की जरूरत है, वुड की जरूरत है। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, सीधा कांटेक्ट करेंगे पीके एंटरप्राइज से और पीके एंटरप्राइज को क्या बोलेंगे कि मुझे वुड चाहिए, मुझे आपसे क्या करनी है, परचेज करनी है वुड। इसको वुड मिलेगी और नॉर्मल सी बात है एक्सचेंज में पीके लिमिटेड क्या देगा, मनी देगा। सपोज करो इसने मनी कितने रुपए दिया, 1 लाख रुपए दिया। कितने रुपए का मनी पे किया, 1 लाख। ये 1 लाख रुपए पीके एंटरप्राइज को मिले, किस बात के मिले, सबसे पहले
इसने अपना गुड्स सेल किया, तो इसका गुड्स क्या है? वुड। वुड इसके लिए क्या हो गया? मटेरियल हो गया। क्या हो गया? गुड्स इसके लिए हो गया मटेरियल। अब नॉर्मल सी बात है, फॉरेस्ट से जब कट करने के लिए जाओगे वुड को, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। अब वुड यूं के यूं ही थोड़ी है, पेड़ के पेड़ मिल जाते हैं। उन पेड़ों को छीला भी जाता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर भी कन्वर्ट किया जाता है। कुछ वुड आती है राउंड के अंदर, कुछ आती है चौकोर, और कुछ आते हैं छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए, प्रॉपर वे के अंदर आती है। तो इन सभी को करने के लिए इसको जरूरत पड़ी इक्विपमेंट की, ताकि वो वुड को प्रॉपर वे में क्या कर सके? डिजाइन कर सके। इस सारे के सारे काम को करने के लिए इसको जरूरत किसकी पड़ी? प्लेस की। फैक्ट्री चलाएगा तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? लैंड की रिक्वायरमेंट है। और इस काम को अगर पूरा का पूरा करना है तो इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की। तो इसको अगर वुड का जनरेशन प्रॉपर वे के अंदर करना है तो इसके लिए सबसे पहला रिसोर्स क्या लगा? मटेरियल। वुड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है क्या? जी हाँ, नेचुरल रिसोर्स। मटेरियल चाहिए। मटेरियल के लिए भी क्या लगेगा? पैसा लगेगा। बोलोगे सर लकड़ी तो है, जाके जंगल से तोड़ के लिए आएंगे, पैसा किस बात का? भैया जो फॉरेस्ट से वुड कटिंग करके लेके आते हैं उससे पहले भी उस पर्सन को गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं उस लैंड का यूज करने के लिए प्रॉपर वे में। उसने भी अगर खुद ने खुद के ट्री ग्रो किए होंगे तो भी तो पैसा लगेगा ही ना, पैसा लगेगा। लेबर को इसने क्या दी होगी? वेजेस दी होगी। इक्विपमेंट के लिए, इक्विपमेंट घिसते चले जा रहे हैं उसके लिए क्या दी होगी? डेप्रीशिएशन। लैंड है, चाहे खुद की हो चाहे दूसरे की हो, जहां पे फैक्ट्री चल रही है उसको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। खुद पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभाल रहा है तो उसके लिए क्या दे? खुद को लास्ट में क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो जो ये 1 लाख रुपए पे हुए हैं उसके अंदर मटेरियल की भी कॉस्ट आ गई, मटेरियल का मॉनेटरी टर्म आ गया, लेबर का मॉनेटरी टर्म क्या आ गया? वेजेस आ गया। इक्विपमेंट का मॉनेटरी टर्म क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। लैंड का मॉनेटरी टर्म क्या आ गया? रेंट। और मैनेजमेंट का मॉनेटरी टर्म क्या आ गया? प्रॉफिट। इन सभी मॉनेटरी टर्म को जब कंबाइन किया गया तो जाकर के क्या आया? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए किसके लिए कॉस्ट है? आर के फर्नीचर के लिए क्या कहलाएगी? कॉस्ट। अब आ जाओ वापस डेफिनेशन पे। Cost is the amount of resources given up in exchange for some goods or services। आप लोगों को वुड की रिक्वायरमेंट थी तो वुड आपके लिए रिसोर्स है। उस रिसोर्सेस के लिए आपने सामने वाले पर्सन को एक्सचेंज में क्या दिया? कुछ मॉनेटरी टर्म दिया। उस मॉनेटरी टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। अब यहां से इसके पास वुड आई, इसने वुड से क्या बनाया? कुछ टेबल्स बनाई, चेयर्स बनाई। इन दोनों को इसने मार्केट के अंदर 2 लाख रुपए का क्या कर दिया? सेल कर दिया। सेल किया आरजे लिमिटेड नाम की एक कंपनी को, 2 लाख में सेल। तो आरजे लिमिटेड के लिए सेल क्या हो गया? ये 2 लाख कॉस्ट हो गई ना इसके लिए। तो खुद यूज करेगा लेकिन है तो कॉस्ट ना, क्योंकि 1 लाख तो ये पहले दे के आया है। अब इसकी कटिंग करना, इसकी अलग अलग डिजाइन बनाना, जिस जगह पे बनाएगा वहां पे रेंट देना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें इसको भी क्या करनी पड़ेंगी? स्पेंड करनी पड़ेंगी। तो जो जो ये रिसोर्सेस यूज करेगा उन रिसोर्सेस की मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। डन। पहला पॉइंट सभी को क्लियर?
पहले के साथ दूसरा पॉइंट भी रियलिटी में क्लियर हो गया. द रिसोर्सेस गिवन अप दैट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. जो रिसोर्सेस होते हैं उसके किसके टर्म में होने चाहिए? मनी की टर्म में होने चाहिए. फिर क्या है कॉस्ट की रियल डेफिनेशन? कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड. ब्रैकेट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. जितना खर्चा करोगे वो क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है. एक्चुअल और नॉशनल के बारे में बात करेंगे अभी. राइट चलिए एग्जाम्पल नोट कीजिएगा. चलिए आगे सुनिएगा और समझिएगा. डेफिनेशन का हर एक पॉइंट आपके पास क्लियर होना बहुत जरूरी है. पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया, तीसरा भी क्लियर है. लेकिन यहां पे दो वर्ड लिखे हुए हैं वो क्लियर नहीं हो रहे सर. या तो वो एक्चुअल हो या फिर वो नॉशनल हो. सर ये क्या है? देखो भाई, आपने जब वुड को बनवाया, वुड को कट करने के लिए भेजा तो लेबर को भेजा, जेब से पैसा गया ना. रियल कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ ना. रियल की कॉस्ट का आउटफ्लो हुआ. जब आप लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया तो क्या रियल के अंदर कैश का आउटफ्लो हुआ क्या? इंटरेस्ट का नहीं हुआ ना. अगर बाहर से लाते तो होता. कैपिटल रिसोर्स है क्या? जी हां. जब तक कैपिटल नहीं है तब तक बिजनेस नहीं किया जा सकता. आपने लैंड का यूज किया. अगर लैंड खुद की होती तो क्या रियल में खुद को कैश के अंदर रेंट पे करते? क्या नहीं करते ना. लेकिन उसकी कॉस्ट को तो फिर भी ऐड किया ना. चाहे पैसे का रियल के अंदर आउटफ्लो हो या ना हो, बस किसके टर्म के अंदर मेजर होना चाहिए? मनी की टर्म में मेजर होना जरूरी है. आउटफ्लो होना जरूरी नहीं है. किसके टर्म में मेजर होना जरूरी है? मनी की टर्म में. रिसोर्सेस गिवन अप दैट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, चाहे रियल का कैश का आउटफ्लो हो या फिर रियल का कैश का आउटफ्लो ना हो. इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल कौन सी कॉस्ट होती है? नॉशनल कॉस्ट होती है, इंप्लिसिट कॉस्ट होती है.
और जहां रियल्टी का कैश पे होता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। राइट, बात आ गई समझ में? तो ये थी जनरल कॉस्ट की डेफिनेशन। अब बाकी की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए रखेंगे प्रीवियस पेज। वेट,